प्रार्थना करूँगा कि इसी तरह से श्री पाठक सर सेवानिवृत्ति के उपरांत भी समय समय पर आकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं अब श्री रामदेव सर से अनुरोध करूँगा कि फूलमाला पहनाकर हमारे पाठक सर का स्वागत करें। अब मैं श्री मदन लाल यादव जी हमारे चीफ सेंटर हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे पाठक सर का फूलमाला से स्वागत करें। अब मिस्टर सोनू कुमार फूलमाला पहनाकर हमारे तिवारी सर का स्वागत करें। मैं तिवारी सर से पूरा अनुरोध करूंगा कि फूलमाला पहनाकर हमारे पाठक सर का अभिनंदन करें। श्री अनिल कुमार आकर के हमारे पाठक सर का स्वागत करें। श्री डीके सर थोड़ी देर बाद बात कर लेना। अच्छा, थोड़ी देर बाद बात कर लेना। मैं इनके हमारे पाठक सर से अनुरोध करें फूलमाला पहनाकर इनका स्वागत करें। इधर आ जा बेटा। अब मैं इनके छोटे भाई से अनुरोध करूंगा। अब मैं थोड़ा सा इधर से आ जाइए, इधर माननीय महोदय से अनुरोध करूंगा कि इसका फूलमाला से स्वागत करें। मैं चाहता हूँ श्री पाठक सर हमारे लिए एक एसएससी ही नहीं, एसएससी तो एक टीम लीडर की तरह हमारा उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव किया, मार्गदर्शन किया। जब भी हम किसी चीज़ को गलत जाने अनजाने कर जाते थे उसमें हमें अपना हिम्मत देते थे और बोलते थे कि उसको भूल जाओ, जो हो गया उसको रिटर्न बैक नहीं हो सकता है, और उस गलती को अपने दिमाग में रखो और फ्यूचर में उसे सुधारने की कोशिश करो। इसलिए कि रेल का नेटवर्क ऐसा होता है कि एक गलती से लाखों लोगों की जान जा सकती है। जिस तरह से बॉर्डर पे एक सेना हमारे देश के लोगों का स्वागत करता है, रक्षा करता है, उसी तरह से तुम भी अपने लाइफ में हर गलती से एक सबक सीखो और इसको दोहराने की कोशिश मत करो। श्री पाठक सर का जन्म 59 में हुआ था। इन्होंने इनिशियल फेज में टीचिंग के से अपनी शुरुआत की। हर इंसान पढ़ने लिखने के बाद अपने जीविका उपार्जन के लिए कुछ न कुछ करता है। इन्होंने एक अच्छा शिक्षक के रूप में अपना जीवन की शुरुआत किया, जो हमारे समाज का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता होता है। जिस तरह से टीचर एक किसी भी मनुष्य या छोटे बच्चे का मार्गदर्शन करता है, ठीक उसी तरह से इन्होंने हमारे साथ भी किया। उसके बाद इन्होंने 86 में रेलवे में एज ए पोस्ट ऑफ हेल्पर पे आए और उस हेल्पर के पोस्ट से इन्होंने आज एसीसी तक पोस्ट पे पहुँचे, ये जो एक अपने आप में मिसाल कायम करता है। 86 के बाद इन्होंने 96 में रनिंग में चले गए। रनिंग में भी इन्होंने अच्छा काम किया, वहाँ भी बेदाग रहे और इनके कार्यशैली की प्रशंसा आज भी वहाँ की जाती है। उसके बाद 96 के बाद 2008 में वहाँ से रिट्रेचमेंट होने के बाद पुनः एज ए पोस्ट ऑफ एसएससी ही कैम बैक टू द डीजल शेड, और डीजल शेड में भी इन्होंने अपना काम दिलेरी से किया। इन्होंने न रेलवे में किसी तरह की हड़बड़ाहट दिखाई। जो रेलवे का पहला उद्देश्य रहता है संरक्षा एवं सुरक्षा को रेलवे सबसे पहला प्रायोरिटी देता है। इसलिए आज के दौर में बहुत सारे कैडर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन सुरक्षा से सरकार किसी तरह का खिलावाड़ करने का कोशिश नहीं करती। मैं इतना ही कह करके अपने शब्द को विराम देना चाहूँगा।
श्री पाठक सर हमारे लिए एक एसएससी कम और हमारे लिए गार्जियन बहुत ज़्यादा रहे। जब भी हम एक्साइटेड होते थे तो इन्होंने कहते थे, घरे बेटा अरे क्या करना है, छोड़ो इस चीज़ को, इस तरह से नहीं इस तरह से कर लो, कुछ होना जाने को नहीं है। तो मैं पाठक सर का शुक्रगुजार रहूँगा जिन्होंने हमारा एक कैप्टनशिप की तरह एज ए पोस्ट ऑफ एसएससी नहीं, एज ए पोस्ट ऑफ कैप्टनशिप ही गाइड अस। इसके लिए मैं इनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। अगर किसी टीम का कैप्टन अगर अच्छा रहता है तो उसको जीत और सफलता मिलती ही है, इसमें कोई दो शक का बात नहीं है। करूँगा यही हम लोगों की हार्दिक इच्छा है। अब मैं तिवारी सर से अनुरोध करूँगा कि हमारे पाठक सर के बारे में कुछ कहें। यहाँ के पाठक जी और मेरा सवाल है, हम लोग साथ में काफ़ी दिन ड्यूटी किए थे और पाठक जी के साथ में रहने से मेरी हिम्मत बनी रहती थी। यहाँ कहीं कुछ भी होगा तो पाठक जी संभालते रहेंगे। पाठक जी बाकी ड्यूटी के प्रति जितना समर्पण था, ऐसा समर्पण बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। पाठक जी को कभी भी बोल दिया जाए कि पाठक जी आप ये ड्यूटी कर लो, कभी बहुत कम लोगों के पास होगा। और पाठक जी के जाने से एरिया पुलिस में बहुत कमी, खास करके मुझे तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। लेकिन अब ये तो एक प्रक्रिया है, रिटायरमेंट तो सभी का होना ही रहता है, तो होगा ही। और मैं पाठक जी के रिटायरमेंट के पश्चात उनके स्वस्थ और स्वस्थ भविष्य की कामना करता हूँ। अब मैं श्री नामदेव सर से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पाठक सर के बारे में दो शब्द बोले। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्री पाठक जी, परिवारजन एवं साथी। श्री पाठक जी स्टडी से अपना सर्विस और उनके काम को बहुत अच्छे से संभाला, उसमें बहुत ही सराहनीय है। और लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ज़बरदस्त कमी होने वाली। मैं चाहूँगा कि अब रिटायरमेंट का आज कार्यक्रम, उसके बाद अपना हाँ, जैसा कि सब हमारे सीनियर्स लोगों ने बताया, उनके बारे में तारीफ करने के लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है। लेकिन हमें रेलवे सर्विस के दौरान इनके साथ काम करने का मौका भी मिला। वो हमेशा शांत प्रकृति से और आराम से हर एक प्रॉब्लम को सुना, कोई फालतू बात भी नहीं करते थे। और सही सलामत अपने परिवार के साथ सुख चैन से पूरी सर्विस करके जाता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सुख और सफलता इनके कदम से। अब मैं तिवारी सर से अनुरोध करूंगा कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हमारे समाज में नारियल का एक काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है, और मैं इस नारियल को अनुरोध करूंगा कि पाठक सर को दे करके इस शुभ कार्य को संपन्न करें। अब मैं नामदेव सर से अनुरोध करूंगा कि एक आभूषण देकर हमारे पाठक सर को सम्मानित करें। अब मैं इनके ये इन्हें मेजर इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने आर्मी में अपनी सर्विस कंप्लीट करने के बाद
अपनी सेवा हमारे रेल परिवार को दे रहे हैं। हमारे रेल से जो रिटायरमेंट पर्सन है उनकी ज़रूरत हमारे रेल परिवार को निरंतर लगातार बनी रहती है। कर्मचारियों की कमी तो रहती है, लेकिन अच्छे कुशल कामगार या एक अनुभवी आदमी का हमारे बीच काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए रेल मंत्रालय ने जो रिटायरमेंट पर्सन है उनको 5 साल के लिए अपनी सेवा देने के लिए पुनः रेल परिवार में आमंत्रित करता है। इसलिए मेरा रेल परिवार पाठक सर से अनुरोध करेगा कि अगर इन्हें कभी बीच में किसी तरह का परेशानी हो या घर में बैठे लोग बोर हो जाते हैं, तो मैं और मेरा रेल परिवार अनुरोध करेगा कि यह पुनः अपनी सेवा एक मनोरंजन के रूप में, हमारे गार्जियन के रूप में, हमारे मार्गदर्शन के रूप में आकर के पुनः रेल परिवार को दें। मैं पाठक जी से और जो कुछ भी यहाँ एयरपोर्ट में उनकी जो कार्यविधि रही है उसके बारे में हमारे जो नए स्टाफ हैं और बाकी सब लोगों को वो सब सम्माननीय शिवाजी नामदेव साहब, अतुल साहब, DK साहब, मेरे को ज़्यादा बोलना तो नहीं आता है, पर मुझे निश्चित है कि परिश्रम किसी का मोहताज नहीं है। अपने दायित्व को समझते हुए अपनी पूरी शक्ति से जो आदमी काम करता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कठिन से कठिन, जटिल से जटिल कार्य भी सरल हो जाता है। और आपकी ईमानदारी और परिश्रम को देखते हुए अगर कहीं चूक भी होती है तो आपकी अगुवाई मदद के लिए ऊपर वाला भी हमेशा तैनात रहता है, उसे बुलाना नहीं पड़ता है, ये कट सकता है। तो मेरा सभी लोगों को यही अनुरोध है कि अपने दायित्व को समझते हुए, क्योंकि इसमें आपकी सही ईमानदारी परिश्रम में बहुत सारी अंदर चीज़ें जो छुपी रहती हैं, जो दिखती नहीं। अगर आप जितना परिश्रम और ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको मिलने वाली पेमेंट से आपके परिवार को उतना अधिक प्रोग्रेस मिलेगा, उतनी अधिक सफलता मिलेगी। तनख्वाह पेमेंट तो आपको मिलेगी, क्योंकि रेलवे में आप एक बार आ गए हैं तो रेलवे पेमेंट कम नहीं कर सकती, परंतु उसका जो अंश है आपके परिश्रम का, तो आपके परिवार के ऊपर अवश्य पड़ने वाला है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। इस चीज़ को समझते हुए सभी लोग अपने मेहनत ईमानदारी से काम करें, तो ये आपको हमेशा सफलता की ओर अग्रेसित करेगी। और अगर नहीं करेंगे तो फिर वहीं तो वहीं आप ज़्यादा इम्प्रूव होने का नहीं सोच सकते। उसके बारे में मेरे को भी आइडिया है, बात करता हूँ या फिर आप थोड़ा हमारे पाठक सर ने आज हम युवा रेल कर्मियों के लिए एक बहुत सी अच्छी बात कही कि अगर हम मेहनत से काम करें, लगन से काम करें, परिश्रम से काम करें तो सफलता दूर नहीं रहेगी। इसलिए आज हम नवयुवकों को पाठक सर से एक सबक सीख कर लेना चाहिए कि इन्होंने अपने लाइफ में ना किसी तरह का चार्जशीट मिला और ना किसी तरह की शिकायत किसी को मिला। इनकी लगनशीलता को देखते हुए हमें भी सीख लेकर आगे रेल परिवार के लिए उद्यमशील रहना चाहिए। किसी भी तरह की परेशानी हो तो अगर हमारे चलते अगर हमारे भाइयों बहनों को किसी तरह की परेशानी से मुक्ति मिलता है तो उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। पाठक सर ने कहा कि परिश्रम करो,
तो खुदा भी मिल जाता है। ठीक उसी तरह से हमें भी परिश्रम और लगनशील से काम करना चाहिए। अब हमारे ये श्री रुपेश कुमार श्री युवा कर्मचारी हैं। पाठक सर की तरह ये भी छोटे पद पर आए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी एक कलाकारी चित्रकारी बना करके पाठक सर को भेंट करने के लिए लाए हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि पाठक सर को अपनी कलाकृति भेंट करें। इसी कलाकृति की तरह श्री पाठक सर का अभी तक का जीवन काल सुखमय रहा है, इसी तरह से रंगीन रहा है। इनका परिवार भी छोटा है, 2 पुत्र हैं और पाठक सर के गाइडलाइन से वो अपनी मंजिल को आज प्राप्त कर चुके हैं। और गार्जियन अक्षर इन्होंने के जो भी पुत्र हो, इन्होंने एक अच्छे पिता का मार्गदर्शन मिला और वो अच्छे, और उनके साथ उनका परिश्रम भी था, लेकिन गाइडलाइन और मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। और छोटे बेटे अभी बीटेक में अध्ययनरत हैं। तो पाठक सर ने जिस तरह से अपने परिवार का गाइडलाइन किया, उसी तरह से हमारा भी गाइडलाइन किए हैं। और मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि भविष्य में रेल परिवार में आके हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। लोगों को उनकी अनुपस्थिति में कार्य देख रहे श्री त्रिपाठी जी। एडी श्री परिधा साहब, रेलवे ऑफिस के हमारे साथी श्री नामदेव जी,
तालियों की गड़गड़ाहट में मजा नहीं आ रहा है। अब की बार तिवारी जी को बुलाऊंगा मैं स्वागत करने के लिए, और जोर के गड़गड़ाहट होना चाहिए, क्योंकि अगला रिटायरमेंट तिवारी जी का भी नहीं है। तिवारी जी उमाशंकर साहब से। और हम इस परंपरा का निर्वहन बराबर करते रहेंगे कि जिसका अगला रिटायरमेंट है वो भी एक बार माला पहनाए। तो डीके ठाकुर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए, फूलमाला स्वागत करें। पाठक जी का विकेट तो गया, बाकी मैंने मेरा विकेट जाना। और WTSA की पूरी कोर कमेटी चेंज हो गई है, उसकी ये मैं लास्ट मीटिंग है, तो उसके लिए WTSA के सेक्रेटरी की तरफ से मैं भी फूलमाला स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। 1986 को हेल्पर के पद पर डीजल शेड एनकेजे में आए थे, और उसके बाद '95 में ALP में चले गए थे, असिस्टेंट लोको पायलट में। ऑप्शन लेता है, विभागीय परीक्षाओं का ऑप्शन लेता है कि अगर आप विभागीय परीक्षा देते हैं तो आपका पद भी बढ़ जाता है और सैलरी भी बढ़ जाती है। तो इस कारण बहुत से लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं रेलवे में, कुछ साल नौकरी करते हैं और फिर लोको पायलट में चले जाते हैं, और वहाँ उनको बढ़िया सी तनख्वाह मिलती है। तो इसके बाद 95 से तब तक वहाँ काम करते रहे। लोको पायलट में 2001 से 2008 तक लोको पायलट में काम किया। नवंबर 2008 में जो स्वास्थ्य की परेशानियां थी, उन परेशानियों के चलते डीकैटेगराइज होकर और वापस से शेड में डीकैटेगराइज करके वापस से शेड में नियुक्ति दी। और शेड में नियुक्ति दी तो वो भी कोई आसान जगह नहीं है, वो आज के दौर का सबसे कठिन काम है। असिस्टेंट लोको फोरमैन जो पूरे समय शिफ्टिंग का काम देखते हैं और मूवमेंट का काम देखते हैं, शेड में लोको मूवमेंट का काम देखते हैं। तो तब से लेके अब तक इसी पद पर काम कर रहे हैं। परिवार में 2 बच्चे हैं, एक की मैरिज हो गई, क्वालिफाइड है, यहाँ उपस्थित भी हैं आपके सामने, और बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, शादी हो गई है। दूसरा बच्चा जौनपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। जैसे ही क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई, कहीं ना कहीं बड़ी सी नौकरी उन्हें भी मिल रहा है। घर ही है, रोशन नगर में घर है। तो देखा जाए तो ये जिम में हाथ डाल के घूमने वाली सिचुएशन है। रिटायरमेंट हो, जिम में हाथ डालो और सवेरे से वॉकिंग करना चालू करो, तो कोई काम बचा नहीं है इनके पास। हमने बोला भाई दोबारा नौकरी कर लो, बोला नहीं दोबारा नौकरी नहीं करना, आराम से घर में रहेंगे, दोबारा नौकरी करने का जरा भी मूड नहीं है। तो ये सिचुएशन है। आप लोग परिवार के लोग हैं, आप लोग थोड़ा बाहर से आए हैं, तो आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि जिन पदों पर डीजल शेड में ये काम कर रहे हैं, वहाँ इनकी जिम्मेदारी रहती है कि डीजल शेड के अंदर जब भी इंजन आता है तो उस इंजन की साफ सफाई करवाना, उसके बाद उस इंजन को जो सर्विसिंग का शेड्यूल है, जैसे हम गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं वैसे हमारे इंजन की भी सर्विसिंग होती है। तो जिस इंजन की जो उसका शेड्यूल होता है उस सेक्शन में उसको प्लेस करना, जो रेडी गाड़ियाँ होती हैं उन रेडी गाड़ियों को लोको पायलट के द्वारा बाहर निकालना, उसका मैसेज देना, ये सारा काम ये बैठ के एक सेक्शन के अंदर करते हैं और उसको हम अपना कंट्रोल रूम बोलते हैं। तो ये कंट्रोल रूम के 24 घंटे का नौकरी है, जिसमें सब लोग 8-8 घंटे नौकरी करते हैं। 8 घंटे ये करते हैं, इनके बाद वाले 2 लोग आते हैं वो भी 8-8 घंटे की नौकरी करते हैं। जिम्मेदारी की अगर बात देखा जाए तो अगर इनको कहीं लघु शंका के लिए बाहर जाना हो तो उसके भी लाले पड़े रहते हैं।
एक सेक्शन के अंदर 4-4, 5-5 फोन रखे, 4 फोन रेलवे के रखे हैं, एक PNT का फोन रखा है और 2 मोबाइल रखे। चूंकि आपको मालूम है कि रेलवे भी पूरी डिजिटलाइज हो गई है, तो इंडियन रेलवे के कहीं से भी किसी भी जगह से किसी भी ऑफिस से डायरेक्ट फोन डीजल शेड एनकेजे में आता है और इसी जगह पर आता है। इसके बाद ही सारी इंफॉर्मेशन डीजल शेड के सभी लोगों को पहुंचती है, चाहे वो हमारे अधिकारी हों, चाहे हमारे SSC लोग हों या हमारे काम करने वाले कर्मचारी हों। उस ऑफिस से ही सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इतना इम्पोर्टेंट ऑफिस के साथ, और वहाँ ऐसे डेडिकेटेड लोगों की कमी हमको हर बार कमी खलती है। जब लोग यहाँ से रिटायर होकर जाते हैं, साथ में एक सिटी जो है आपने आ रहा है ना कि आपने पिछले साल रेलवे की गाँव से फिर नहीं चले हैं, उसका सर्टिफिकेट भी साथ में दिया जाएगा। और रेलवे ने आज ऑप्शन भी रख दिया कि अगर आप नौकरी में वापस आना चाहें तो हम दोबारा से आपको 5 साल की नौकरी में लेने को तैयार हैं। काफ़ी लोग हमारे पास आके काम भी करते हैं। तो ये हमारे कर्मचारी के ऊपर अगर वो आना चाहें तो रेलवे ने अपने दरवाजे खुले रखे। हम लोगों ने हमारा पाला पाठक से बहुत कम पड़ा है, क्योंकि मैं अभी कई दिनों से ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो हमारा ज़्यादा पाला नहीं पड़ा। सबसे ज़्यादा पाला पड़ा है हमारे फिलहाल के जो SSC लाइट शेड्यूल रिपेयर हैं DK ठाकुर। मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि वो पाठक के बारे में इस समय 200 कहेंगे। डीजल उनका साहब, दुबे साहब, साहब एवं मेरे सभी सहयोगी भाई, पाठक जी के परिवार से आए हुए सभी सदस्य। सिंह साहब ने सही कहा है कि LSR का जो SSC होता है, LF ऑफिस से उसका विशेष चोली दामन का साथ होता है। और पाठक जी में ये खूबी बहुत अच्छी है कि अपने साथी का किस तरह के साथ निभाना है। मेरे को याद रहता है कि 4-12 में जब भी मेल प्लानिंग करना होती थी और उन्हें फ़ोन लगाते थे तो ये क्या बोलते थे कि मैंने प्लानिंग कर दी है और ये मतलब मेरे को जरूरत नहीं थी प्लानिंग करने की। वहाँ से गाड़ी मांगी गई, कौन सी गाड़ी लगाना है, कौन सी नहीं लगाना है, उन्होंने गाड़ी लगा दी और मेरे को सिर्फ बता दिया कि लगा दिए मैंने, इतना मत करो। तो पाठक जी का बहुत सहयोग रहा मेरे को। कभी भी मूवमेंट करना हुआ, कुछ करना हुआ तो पाठक जी ऐसा करना है, वैसा करना है, ये अपने आप ही प्लानिंग सेट कर लेते थे। तो पाठक जी के अंदर ये बात तो है, बहुत अच्छा नेचर है और वैसे भी शांत नेचर के थे। उस समय ये हमारे पड़ोसी भी रहे और रेलवे ने जो री इंगेज का जो मौका दिया है, मेरा सोचिए ये पाठक जी सुबह से मॉर्निंग वॉक में निकल आए घर और ज्वाइन कर ले, है ना। कुछ ऑफिस की प्लानिंग में एक सहयोग होगा, ऑफिस की प्लानिंग में एक सहयोग होगा और पाठक जी का जीवन आगे बहुत ही सुखमय गुजरे, ऐसी भी ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। इसके बाद मैं पाठक जी के साथी रहे श्री तिवारी, अनिल तिवारी, अभी काफ़ी सालों से इनके साथ में काम कर रहे हैं, तो इनकी सब रखें। पाठक जी, हमारे DMD योगा साहब, ADM मुकेश साहब, उज्ज्वल साहब, AD साहब, हमारे साथी। पाठक जी के बारे में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि इतना स्टार्टअप नहीं, रेलवे के प्रेस समर्पित व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा है। खास करके ड्यूटी के बारे में जितना जो हो सकता है, जितना मुझे सहयोग मिला है पाठक जी से, उतना और किसी भी साथी से नहीं मिल पाता। आगे रिटायरमेंट के बाद इस वक्त अपने परिवार से कंट्रोल ऑफिस में सबसे पहले मैसेज आता है और जो ऑन ड्यूटी ALF है, काफ़ी जो छोटे चीज़ें काम होते हैं, दिन भर काम करते रहना, फ़ोनों पर लगे रहना, यहाँ पे काफ़ी दिन उन्होंने काम किया कि ये रेलवे परिवार से आगे भी इसी तरह से जुड़े रहेंगे। कटनी डीजल सेट से भी इनको कभी किसी किस्म की कोई भी ज़रूरत पड़े तो मैं इनको आशा दिलाता हूँ कि कभी भी अगर इन्हें कुछ भी काम होगा तो डेफिनेटली हम लोग
जो भी हो सकेगा अवश्य जो भी सहायता होगी वो करेंगी। मैं इनसे ये भी बोलूँगा कि आगे भी ये चाहें अगर तो 5 साल के लिए फिर से भी एंगेज हो सकते हैं सुपरवाइजर्स की, तो अगर ये चाहें तो आगे भी यहाँ पे रेलवे को अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। अंत में मैं इनके सब सुखद जीवन की कामनाएं करता हूँ और इनको पूरे रेलवे परिवार की ओर से हर्षपूर्ण बधाइयाँ देता हूँ और इनको अलविदा करता हूँ। धन्यवाद। इस पड़ाव पर मैं श्री पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपने नौकरी के दौरान, स्पेशली डीलरशिप की नौकरी के दौरान डेफिनेटली कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुआ होंगे। मीठे की मैं गारंटी नहीं देता, खट्टों का मुझे मालूम है, खट्टे ज़्यादा होंगे, मीठे की बिल्कुल गारंटी नहीं है। तो जैसे भी आपके साथ में मौके आए हैं जो आपको लगता है कि यार ये इसको मैं याद रखूँगा, भूलूंगा, उम्मीद करता हूँ कि वो अपने आप सभी लोग आपसे यहाँ मेरे बैठे हैं, मैं बोलूँगा आपसे कि आप मार्गदर्शन स्वरूप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताते जाए जो लोग याद रखें। सर ADM मुंबई दो सर और कई सुपरवाइजर था, जैसा कि हमारे जुड़े साथ मेरे वाले में था तो बिल्कुल कट सकता है, एक सब जी करना। उसका कारण है कि फांसी का दुर्भाग्य है परिस्थितियों के खिलाफ। अगर इस तरह से काम नहीं किया जाएगा तो वहाँ सफलतापूर्वक कार्य संचालित हो ही नहीं सकता। और अपना अगर मान लीजिए कभी किसी को बोला तो इस उद्देश्य को लेकर के नहीं बोला गया है कि बदले की भावना से या किसी और सिख कुंभ की गड़ी गड़ी मारत चोट, अब भीतर दय अवलंब है और बाहर मारत चोट। कुम्हार जब मटका बनाता है तो उसका उद्देश्य ये नहीं रहता कि मटका फोड़ना है, उसका उद्देश्य रहता है कि मेरा मटका बहुत सुंदर चिकना बने ताकि मार्केट में जाके अच्छा से अच्छा जरूर दे सके। ऊपर से चोट दे रहा है परंतु भीतर से हाथ लगाया है। उसकी अंतिम इच्छा है कि मेरा मटका फूटने नहीं हो पाए, अगर फूट गया तो मेरा सारा काम खत्म। तो इस उद्देश्य के लिए ध्यान मेरा करके काम किया जाता है। अगर इस उद्देश्य को लेकर के काम नहीं किया जाएगा तो ALFRB का काम आप सही ढंग से संचालित नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत सारे सुपरवाइजर आए हुए हैं ALFRB ट्रांसफर होकर के, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 1 महीने, कोई 2 महीने, इससे ज़्यादा नहीं टिक पाए हैं किसी न किसी माध्यम से। आपने इतना लंबा कार्यकाल गुजारा, बधाई के पात्र हैं। तो नए लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। तो मैं अपना आदर तिवारी साहब को और रामदेव साहब को मान रहा हूँ कि जो टिके हुए हैं और इनका अच्छा सहयोग मिला और साथ में और ALFRB का सही ढंग से कार्य संचालित होने के लिए ऊपर वाले अधिकारियों का भी सही सहयोग मिलना चाहिए। और सही सहयोग मिलने के कारण ही खास तौर पर जो हमारे प्रमुख होते हैं ADM LSR, उनका अच्छा रिस्पांस मिला, जिसके कारण इतना सफलतापूर्वक मैं अपना कार्य करके ले गया, अन्यथा ये संभव नहीं था। मेरा तो पीछे से सपोर्ट भी है और वो उसी बात के लिए कि यू आर बीइंग ऑर्गेनाइज। शहर में काम करने के लिए आपको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, पॉलिश किया जा रहा है। ये जाने अनजाने होता रहता है, सबको मालूम भले ना हो, जाने अनजाने होता रहता है, डांट फटकार पड़ती रहती है और आप धीरे धीरे अपने काम में निपुण होते चले जाएंगे। आपको लगता जरूर है कि यार ये तो उसको 2 साल हुए, उसको 4 साल हुए, उसको 5 साल हुए, ऐसा सोचते पूरी नौकरी निकल जाती है और फिर आपको हम यहाँ बिठाते तो रिटायर करते बोले यार ये हमारा बहुत एक्सपर्ट है। हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात
तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवारुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। बीते चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
कभी गम। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे करम, कभी
जुदा होंगे हम कभी खुशी
न आया अकेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। तेरी गली से मैं जब निकला, सब कुछ देखा, बदला बदला जैसा अब है ऐसा कब था ये मौसम अलबेला। मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं जी करता है, जी करता है वापस जाऊं, जाकर तुझको साथ ले आऊं। मैं यादों के इस मेले में कैसे रहूं अकेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।
अफसाना। सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी है। और जब ऐसे चिकने चेहरे, और जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी है। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी है। लारा लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा पाई रखदा। लारा लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा पाई रखदा। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो,
जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। ओ दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था। आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। ओ दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू। सौ बार संभाला दिल को पर होके रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें